नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का जो हमारा चैप्टर सेकंड है, उसका सारे जितने भी एमसीक्यू हैं उसको देखेंगे, यानी कि सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। दोस्तों एक दल के प्रभुत्व के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको आज हम इस वीडियो में देख लेंगे। दोस्तों जो इस वीडियो की पीडीएफ है, उस वीडियो की पीडीएफ दोस्तों आपको फ्री में दी जाएगी, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा आप उसे कहां से पा सकते हैं। दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रथम आम चुनाव में कौन सी पार्टी विजयी रही, यानी कि दोस्तों जो पहले लोकसभा के आम चुनाव हुए थे उसमें किस पार्टी को जीत मिली थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा कांग्रेस है, और हम सभी जानते हैं जब प्रथम आम चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस विजयी हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत में शासन की कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत को शासन की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई, ये बात पूछा जा रहा है। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है, और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। यानी कि जो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वही सही है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई गई। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में मिल जाएगा, वो भी आसान भाषा में, जिसमें मैंने सारे कार्टून, सारे इमेजेस, सारे रंगीन चित्र या सारे जितने भी एनसीईआरटी के मैप बॉक्स होते हैं या सब जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सबको मैंने कवर कराया है। अगर आप हमारे इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इस चैप्टर सेकंड के एक्सप्लेनेशन को, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या आप हमारे इस चैप्टर के जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा का तीसरा आम चुनाव किस वर्ष कराया गया, यानी कि दोस्तों लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ था हमारा तीसरा, वो किस वर्ष हुआ था, यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी 1962, क्योंकि 1962 में जो हमारा लोकसभा के तीसरे आम चुनाव हुए थे वो हुए थे। अगर आपको प्रथम आम चुनाव पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है किस राजनीतिक पार्टी को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल थी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जो कांग्रेस पार्टी थी उसे को स्वतंत्रता संग्राम की क्या थी, विरासत हासिल थी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है कांग्रेस पार्टी वो सही हो जाएगा। जनसंघ के किस विचार की वकालत की, यानी कि दोस्तों जो भारतीय जनसंघ था उसने किस विचार की वकालत की, यह हमारा प्रश्न पहला है। दोस्तों जनसंघ ने अखंड भारत के विचार की क्या की थी, वकालत की थी। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, दोस्तों जनसंघ से ही बीजेपी बनी है। बीजेपी के नेता भी क्या करते हैं दोस्तों, एक अखंड भारत की बात करते हैं ना। तो दोस्तों याद रखिएगा बीजेपी और जनसंघ में क्या समानता है, अखंड भारत की समानता है। तो यानी कि बीजेपी भी अखंड भारत की मांग करती है और जनसंघ भी अखंड भारत की मांग करती थे, यानी कि पाकिस्तान को भारत में मिला लिया जाए, भारत के टुकड़े ना किए जाएं। ठीक दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। अंगीकृत करने का अर्थ है कब अपनाया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950, क्योंकि दोस्तों हमने संविधान को 1949 में ही बना लिया था दोस्तों, लेकिन दोस्तों हमने उसे कब अपनाया, दोस्तों हमने उसे अपनाया 26 जनवरी 1950 को। ठीक दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है दोस्तों 1947 अगस्त में, ऑप्शन बी है दोस्तों जनवरी 1950 में, ऑप्शन सी है नवंबर 1949 में, ऑप्शन डी है दोस्तों मार्च 1951 में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। ठीक दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, यानी कि दोस्तों जो भारत है उसके पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों हमारा इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वीके सुंदरम, ऑप्शन बी है दोस्तों टी.एन. शेषन, और ऑप्शन सी है दोस्तों हमारा सुकुमार सेन, और ऑप्शन डी है दोस्तों आर.के. त्रिवेदी। तो दोस्तों इनमें से कौन ऑप्शन सही है, दोस्तों इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सुकुमार सेन ये सही है, क्योंकि दोस्तों जो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे वो दोस्तों सुकुमार सेन थे। ठीक दोस्तों अब आइए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए, यानी कि दोस्तों जो भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया
तो उसके बाद उस पर हस्ताक्षर किस दिन किए गए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, यानी कि दोस्तों 24 जनवरी 1950, यानी कि गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले। गणतंत्र दिवस कब होता है दोस्तों? 26 तारीख को होता है। 26 तारीख से 2 दिन पहले यानी कि 24 तारीख को, 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया दोस्तों? हमारे संविधान पे हस्ताक्षर किया गया है। दोस्तों बहुत लोग गलती कर देते हैं, कोई तो 26 नवंबर 1949 करके सही चला आता है, वो गलत होता है दोस्तों। और कोई 26 जनवरी करके चले आते हैं, ये भी गलत है। आप इतना याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा हस्ताक्षर के जब प्रश्न आएगा तो उसमें 24 याद रखिएगा आप। 24 याद रखने से क्या होता है दोस्तों, जो 24 जनवरी है हमेशा आपको याद रखेगी। या आप याद रखिए कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले हस्ताक्षर संविधान पे हुए थे, तो इससे आपको 24 तारीख याद रहेगी। ठीक दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों जो ईवीएम का पूरा नाम है दोस्तों वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में सही है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले आम चुनाव के समय देश में लगभग कितने मतदाता थे। यानी कि दोस्तों जब पहला आम चुनाव हुआ उस समय देश में कितने लोग ऐसे थे जो वोट दे सकते थे, यानी कि मतदाता थे। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन ए है हमारा 10 करोड़, ऑप्शन बी है 12 करोड़, ऑप्शन सी है 15 करोड़, ऑप्शन डी है दोस्तों 17 करोड़। लेकिन दोस्तों जो हमारा सही है ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी 17 करोड़, यानी कि दोस्तों देश के पहले आम चुनाव में 17 करोड़ मतदाता थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले आम चुनाव में लोकसभा के लिए कितने सांसद चुने जाने थे। यानी कि दोस्तों लोकसभा के लिए पहले आम चुनाव में कितने सांसद चुने गए थे, इसका प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है दोस्तों हमारा 450, ऑप्शन बी है 460, ऑप्शन सी है 489, ऑप्शन डी है दोस्तों 500। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 479। ठीक दोस्तों, पहले आम चुनाव में दोस्तों 479 सांसद चुने गए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले आम चुनाव में मतदाताओं में साक्षरता दर लगभग कितनी थी। यानी कि दोस्तों जो पहले आम चुनाव में मतदाता थे उनमें से कितने लोग पढ़े लिखे थे या साक्षर थे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 25%। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15%। यानी कि पहले आम चुनाव में जो मतदाता वोट डालने जा रहे थे सिर्फ उसमें से 15% लोग ही क्या थे, पढ़े लिखे थे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल कब से शुरू हो गया। दोस्तों जो ईवीएम मशीन है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, दोस्तों 1990 के दशक के बाद ही वो भारत में अपने आप को स्थापित कर चुकी थी। यानी कि 1990 के बाद ही उसको भारत में उपयोग किया जा रहा था, लेकिन भारत में पूर्ण रूप से उसका उपयोग नहीं हो रहा था। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि पूरे भारत में ईवीएम इस्तेमाल कब से शुरू हो गया। यानी कि दोस्तों पूरे भारत में पूर्ण रूप से ईवीएम का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ यह पूछा जा रहा है। दोस्तों आप याद रखिएगा 2004, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, क्योंकि दोस्तों ईवीएम जो मशीन है दोस्तों उसका इस्तेमाल 2004 से पूरे भारत में चालू हो गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। शिक्षा मंत्री को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है राधा कृष्णन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक दोस्तों है, मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे दोस्तों, हमारे भारत के पहले क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। दोस्तों इसको याद रखने के तरीके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे दोस्तों जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, इनके नाम में एक कलम आ रहा है, तो कलम का संबंध किससे है, शिक्षा से है। तो जहाँ पर भी कलम लिखा रहेगा तो आप जान जाइएगा कि जो कलम वाले व्यक्ति हैं ये शिक्षा मंत्री थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। जहाँ पर भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आप जान ही रहे हैं वहाँ पर इनका नाम दिया ही जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद का। ठीक दोस्तों, तो वहाँ पर आप कलम देख लीजिएगा, जिसके नाम पे कलम होगी उसी को टिक कर दिएगा क्योंकि कलम का संबंध शिक्षा से है। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, पहले आम चुनाव किस अवधि में कराए गए। यानी कि दोस्तों जो पहला आम चुनाव था हमारा उसका टाइम पीरियड क्या था, कितने समय में हमारा पहला आम चुनाव हुआ था। दोस्तों ऑप्शन ए है 1950 1951, नहीं दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक। ठीक दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1952 के जनवरी दिसंबर में। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1949 से 1950 तक। दोस्तों इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है 1951 से 1951 के अक्टूबर से
52 की फरवरी तक ये सही है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा पहला आम चुनाव हुआ था वो अक्टूबर महीने में स्टार्ट हुआ था 1951 के, और फरवरी महीने में जाके वो खत्म हुआ था। ठीक दोस्तों, और दोस्तों जो हमारा पहला आम चुनाव है उसे 1952 का पहला आम चुनाव बोला जाता है, उसे 1952 का चुनाव बोला जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 1952 में भारत के अधिकांश इलाकों में क्या हुए थे, वोटिंग हुई थी। 1951 में तो चालू हो गया था, लेकिन 1951 के दिसंबर तक बहुत कम ही देशों में, मतलब बहुत कम ही हिस्सों में वोटिंग हो पाई थी। जहाँ जब ज़्यादा वोटिंग हुई, यानी कि जब ज़्यादा वोटिंग हमारी हुई, वो हमारा वर्ष था 1952, यानी कि ज़्यादातर हिस्सों में 1952 में ही चुनाव हुए थे। 1951 में कम ही हिस्से में हो पाए थे, इसलिए जो हमारा पहला आम चुनाव है उसे 1952 का आम चुनाव भी कहते हैं। और इसे याद रखिएगा कब हुआ था दोस्तों, 1951 के अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, 1952 के फरवरी तक चला था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले आम चुनाव को प्रायः किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मैंने आपको अभी भी बताया ना, जो पहला आम चुनाव है दोस्तों उसको 1952 का आम चुनाव के नाम से जाना जाता है, यानी कि 1952 का चुनाव। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले आम चुनाव में औसतन एक सीट पर कितने उम्मीदवार थे? यानी कि दोस्तों जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें औसतन एक सीट पर, यानी कि जो एक सीट होती है चुनाव में, हर एक जगह के लिए सीट निर्धारित की जाती है ना, तो दोस्तों एक सीट पर कितने लोग औसतन खड़े हुए थे, कितने लोग उम्मीदवार थे, तो ये पूछा जा रहा है प्रश्न। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। पहले आम चुनाव में एक सीट पर कितने उम्मीदवार थे दोस्तों? लगभग 4 उम्मीदवार थे पूरे भारत में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले आम चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग किस अखबार ने कहा? दोस्तों जो हमारा आम चुनाव हुआ था उस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग टिप्पणी की थी। दोस्तों ऐसा एक अखबार था जिसने हमें हमारे पहले आम चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग कहा था। तो दोस्तों कौन सा अखबार था जिसने हमारे आम चुनाव को, पहले आम चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग कहा था? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन ए है द हिंदू, ऑप्शन बी टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी हिंदुस्तान टाइम्स, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स, दोस्तों वो सही है, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स ने हमारे पहले आम चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग कहा था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचलित नाम क्या था? यानी कि दोस्तों INC है, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं। दोस्तों इसका प्रचलित नाम क्या है, यानी कि इसको हम किस नाम से जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को? दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रीय पार्टी, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन सी स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन डी स्वराज पार्टी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि दोस्तों हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर भी हमारा सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार कौन थे? यानी कि दोस्तों जो एक पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसके जो गठन के योजनाकार थे वो कौन थे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश नारायण। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के क्या थे, घटनाकार थे, यानी कि योजना बनाई गई थी रिपब्लिकन पार्टी के लिए, उसके योजनाकार इन्हीं थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? तो इसके लिए ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 320, ऑप्शन सी है 364 और ऑप्शन डी है दोस्तों 389। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 364, क्योंकि दोस्तों पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी। दोस्तों इसको कैसे आप याद रखेंगे? दोस्तों देखिए एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, लेकिन दोस्तों आप मान लीजिए जो कांग्रेस थी उसने पूरे साल राज किया, बस उसने एक दिन राज नहीं कर पाया। यानी कि दोस्तों जो कांग्रेस थी हमारी, उसने पूरे साल राज किया, एक दिन नहीं राज किया, तो अगर हम एक इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 364। तो इसको आप याद रखिएगा कि आप पहले से याद क्या रखेंगे, ये जो एक घटा रहे हैं इससे आप याद रखेंगे कि पहला आम चुनाव, एक से क्या याद रखेंगे, पहला आम चुनाव, और 365 में से एक घटाएंगे तो कितने आ जाएगा 364, यानी कि जो पहला आम चुनाव था उसमें कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपको सीटों की संख्या याद रखने की यही ट्रिक है कि आप 365 में से एक घटा दीजिए, वो पहले आम चुनाव में क्या हो जाएगा, कांग्रेस को जितनी सीट मिली थी उसका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले आम
चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? यानी कि दोस्तों कांग्रेस नंबर 1 पार्टी थी पहले आम चुनाव में, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी थी यह पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर बी जनसंघ, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों स्वतंत्र पार्टी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों जो इसका ऑप्शन है सी ओ, क्योंकि दोस्तों पहले आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दोस्तों सी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसमें सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली? यानी कि दोस्तों पहले आम चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीआई बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो दोस्तों सीपीआई को पहले आम चुनाव में कितनी सीटें मिली थी यह प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16, क्योंकि पहले आम चुनाव में कम्युनिस्टों को कितनी सीटें मिली थी दोस्तों? 16 सीटें मिली थी। ठीक दोस्तों हम देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 1957 में कम्युनिस्ट सरकार बनी? यानी कि दोस्तों 1957 में ऐसा कौन सा राज्य था निम्नलिखित 4 में से जहां पर भारत में पहली बार कम्युनिस्ट की सरकार बनी थी? ठीक दोस्तों, और ये जो कम्युनिस्ट की सरकार बनी थी दोस्तों गठबंधन में बनी थी। ठीक दोस्तों, इनको पूरा बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, इन्होंने गठबंधन में सरकार बनाई थी। दोस्तों ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है केरल, क्योंकि दोस्तों केरल में इन्होंने क्या किया था, पहली बार कम्युनिस्टों ने सरकार बनाई थी। और दोस्तों पूरे विश्व में पहली बार ऐसा था कि किसी राज्य में कम्युनिस्टों ने लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से अपने आप को क्या किया हो, जीत हासिल कराई हो। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पहले 3 आम चुनाव में किस पार्टी का प्रभुत्व रहा? यानी कि दोस्तों जो हमारा पहला, दूसरा और जो हमारा तीसरा आम चुनाव हुआ था, इन तीनों आम चुनाव में किसका प्रभुत्व था? यानी कि किसको इसमें सबसे ज्यादा सीटें मिली थी? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इसमें किसका प्रभुत्व था दोस्तों? कांग्रेस पार्टी था। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को पहले 3 आम चुनाव में मिली थी। दोस्तों भारतीय स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? दोस्तों ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी है सुजीता कृपलानी, ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो राजकुमारी अमृत कौर हैं दोस्तों, इन्हीं क्या थी, पहली स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। और दोस्तों इनका संबंध किस घराने से था? आप इसे याद रखिएगा, राजकुमारी थी ना, तो राजकुमारी का संबंध किसी न किसी घराने से तो होगा, तो इसका संबंध दोस्तों कपूरथला राजघराने से था। ठीक दोस्तों, तो अब दोस्तों हम बढ़ते हैं, इसको हम आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं दोस्तों इसका याद करने की ट्रिक है, देखिए उनके नाम में ही अमृत है दोस्तों। पौराणिक कथाओं में दोस्तों अमृत पीने से व्यक्ति क्या हो जाता था दोस्तों? स्वस्थ हो जाता था और अमर हो जाता था। दोस्तों स्वास्थ्य का संबंध किससे है? अमृत से है। तो आप इससे याद रखिएगा, जो स्वास्थ्य और अमृत है दोस्तों ये एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आप अमृत पिएंगे तो ऐसा माना जाता है पुरानी कथाओं में कि अमृत पीने से आदमी क्या हो जाता है? स्वस्थ हो जाता है, यानी कि अमर हो जाता है। तो अमृत और आप किसको जोड़ लेंगे? स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य से अमृत को जोड़ेंगे तो राजकुमारी अमृत कौर आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि पहले स्वतंत्र भारत की जो स्वास्थ्य मंत्री थी वो राजकुमारी अमृत कौर थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से जुड़े थे? यानी कि दोस्तों जयप्रकाश नारायण की विचारधारा कैसी थी? बहुत प्रकार की विचारधारा होती है दोस्तों लोगों की, वामपंथी होते हैं लोग, गर्मपंथी होते हैं, नरमपंथी होते हैं, समाजवादी होते हैं। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण की विचारधारा क्या थी? क्या दोस्तों जयप्रकाश नारायण पूंजीवादी थे, या वामपंथी थे, या समाजवादी थे, या नरमपंथी थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी समाजवादी, क्योंकि दोस्तों जयप्रकाश नारायण एक सोशलिस्ट नेता यानी कि समाजवादी नेता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल के कम्युनिस्ट सरकार को किस अनुच्छेद के तहत बर्खास्त किया गया? दोस्तों अभी हमने पढ़ा था पीछे, केरल में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी 1957 में, लेकिन दोस्तों इसे आगे चल के किस एक अनुच्छेद के तहत गिरा दिया जाता है नेहरू जी द्वारा। दोस्तों कौन सा अनुच्छेद था जिसके द्वारा जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी सरकार को गिरा दिया गया था? दोस्तों ये अनुच्छेद था अनुच्छेद 356, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है।
अनुच्छेद 356 के तहत क्या किया गया था दोस्तों, जो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी उसको गिरा दिया गया था। दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, यानी कि दोस्तों जो हमारी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसका गठन किस वर्ष हुआ, इसका प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है दोस्तों, इसका गठन हुआ था 1934 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको दोस्तों याद रखने की आपको ट्रिक बता देता हूँ। दोस्तों जो सोशलिस्ट लोग होते हैं, यानी कि जो समाजवादी लोग होते हैं दोस्तों, वो सबको एक साथ लेके चलने की बात करते हैं, यानी कि चाहते हैं सबका साथ हो, सबका विकास हो, सभी लोग एक साथ रहें, सबको समान वेतन मिले, सब चीज़ें, मतलब समाजवाद जो सोशलिस्ट लोग होते हैं, जो समाजवादी लोग होते हैं, सबको साथ लेकर करना चाहते हैं, चाहते हैं सभी लोग एक साथ चलें, 1 2 3 4 जैसे भी चलें, सब क्या हो एक साथ चले, यानी कि सब क्या होते हैं 1 2 3 4 की तरह चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो इससे आप याद कर रखेंगे जो सोशलिस्ट लोग होते हैं कैसे चलते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि साथ साथ चलते हैं। तो इसका लास्ट वर्ड है 3 4, इससे आप याद रखिएगा जो सोशलिस्ट लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी वो 1934 में स्थापित हुई थी। 3 4 से आप याद रखेंगे उसका स्थापना का वर्ष। अब देखिए दोस्तों मैं 3 4 इसलिए याद करा रहा हूँ, 19 इसलिए नहीं याद करा क्योंकि आपको 19 याद ही रहेगी, क्योंकि जितनी भी पार्टी के गठन का वर्ष पूछा जाएगा वो सब 19 से पहले ही है, कोई 2000 में नहीं स्थापित हुई है, सब 19 से पहले ही स्थापित हुई है। तो 34 आप भूल जाएंगे क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर 35 दे देगा, 37 दे देगा, 36 दे देगा, तो आप वहाँ पर भूल जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि वहाँ पर सब जगह देखेंगे आप 1935, 1936, 1937। लेकिन आपको सही आंसर याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी कि जो सोशलिस्ट लोग होते हैं वो 1 2 3 4 की तरह चलते हैं, सबको साथ लेके करना चाहते हैं। तो 3 4 से आप याद रखेंगे उसके गठन का वर्ष। आप जहाँ पर देखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन का वर्ष पूछा जा रहा है, जिसमें भी लास्ट में 3 4 रहे और आगे 19 रहे, उसी को आप क्या करेंगे टिक कर देंगे। दोस्तों अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आचार्य नरेंद्र देव किस पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है जनसंघ, ऑप्शन बी है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी है दोस्तों स्वतंत्र पार्टी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि जो अभी जिस पार्टी के बारे में हमने पढ़ा उसी के संस्थापक कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में क्या है दोस्तों करेक्ट है। दोस्तों हमारा अगला है प्रश्न, बाबा साहब अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि दोस्तों जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उन्होंने भी एक पार्टी की स्थापना की थी, उसकी पार्टी का नाम हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों क्या उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी, क्या स्वतंत्र पार्टी की, क्या सोशलिस्ट पार्टी की, क्या कांग्रेस पार्टी की। तो अभी हमने पढ़ा स्वतंत्र पार्टी की तो स्थापना का बात हमने अभी माफ करिएगा सोशलिस्ट पार्टी की तो स्थापना अभी हमने पढ़ा आचार्य नरेंद्र देव ने की थी, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। और कांग्रेस पार्टी तो हम सभी जानते हैं ये तो होगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थापना तो पहले से हुई थी। और उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन 2 बचते हैं, एक स्वतंत्र लेबर पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी। तो दोस्तों जो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी है, स्वतंत्र लेबर पार्टी, वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब बाबा साहब अम्बेडकर थे उन्होंने क्या किया था दोस्तों, उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों बाबा साहब से है, तो इसमें से पूछा जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म अपनाया। हम सभी जानते हैं जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हिंदू धर्म छोड़ के कोई दूसरा धर्म बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों बौद्ध धर्म उन्होंने किस वर्ष अपनाया था, इस पे प्रश्न है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था वो 1956 में अपनाया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई, यानी कि दोस्तों जो भारतीय जनसंघ है जिससे बीजेपी बनी हुई है, जिस पार्टी से निकल के बीजेपी बनी हुई है, जिसको हम भारतीय जनसंघ के नाम से जानते हैं। दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी या कब हुई थी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1951, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक अंतर के बाद भारत में कौन सी राजनीतिक दल में टूट हो गई, यानी कि दोस्तों जो चीन और सोवियत संघ था जो उसमें विचारात्मक क्या हो जाएगा अंतर आ गया, तो उसके बाद दोस्तों भारत में कौन सा राजनीतिक दल टूट गया, बड़ी टूट हुई किसमें। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं चीन और जो सोवियत संघ था उसमें विचारात्मक अंतर आने के कारण जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी थी भारत की वो क्या थी, टूट गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में संविधान में केवल एक ही पार्टी को शासन
करने के लिए देश पर अनुमति दी गई है। यानी कि दोस्तों हमारा जो भारत देश है उसमें कई सारी पार्टियां देश पर शासन कर सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर संविधान में केवल एक ही पार्टी को देश पर शासन करने की अनुमति दी गई है। तो उन्हीं देशों के हमें नाम को इसमें से बताना है। तो जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है चीन और म्यांमार, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि म्यांमार और चीन में जो वहाँ का संविधान है वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी को क्या करता है, शासन करने की अनुमति देता है। वहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ नहीं हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं ना, बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन जो हमारा चीन और म्यांमार है वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी क्या करती है, उसको संविधान में उसको शासन करने की अनुमति दी गई है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे 2 क्वेश्चन है इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों हमारा लास्ट का सेकंड क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में चुनाव आयोग ने पूरे देश में किस मशीन का उपयोग शुरू किया। दोस्तों हम सभी जानते हैं, अभी जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी था, 2004 में जो चुनाव आयोग था उसने पूरे देश में ऑप्शन नंबर ए ईवीएम मशीन का क्या किया था, शुरुआत किया था। और ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म क्या है, अगर आपको पता है, मैंने भी बताया, तो उसको प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अपने डैश स्वभाव के कारण कांग्रेस भिन्न गुटों के बीच प्रति सहानुभूत थी। यानी कि दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, जो अपना ऐसा कौन सा स्वभाव था कांग्रेस का जिसके कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति क्या थी, सहनशील थी या सहानुभूति रखती थी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जो कांग्रेस का दोस्तों जो स्वभाव था, ऐसा स्वभाव था जिसके कारण सभी पार्टी में जितने भी गुट थे वो पार्टी के क्या रहते थे, अंदर ही रहते थे, बाहर नहीं जाते थे, उसी में अपने अंदर ही राजनीति करते थे। तो दोस्तों कौन सा ऐसा स्वभाव था, तो दोस्तों ये स्वभाव था, इसको हम कहते हैं गठबंधनी स्वभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। दोस्तों आपका यहीं पर ही वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों आप चैप्टर फर्स्ट के MCQ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जा सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट के MCQ हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। और इस वीडियो का अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, यानी कि चैप्टर सेकंड का अगर आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं हिंदी में, तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।